नमस्कार दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की कमान आंध्र प्रदेश के नक्सली लीडर्स के हाथ में है? अपने प्रदेश से खदेड़ दिए जाने के बाद अब उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपना ठिकाना बना लिया है और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं, नई नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। बाहरी नक्सली बस्तर के स्थानीय नक्सलियों को बरगलाकर निर्दोष आदिवासियों की हत्या करवा रहे हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी कुछ ऐसा ही दावा करते हैं, लेकिन सुंदरराज पी का सवाल ये भी है कि अगर नक्सली ये कहते हैं कि उन्हें आदिवासियों का समर्थन हासिल है, उनका सहयोग हासिल है, तो फिर वो निर्दोष आदिवासियों की हत्या क्यों करवा रहे हैं? सुंदरराज ने नक्सलियों के बीच फूट पड़ने और अंदरूनी कलह होने की बात भी कही है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या छत्तीसगढ़ में बाहरी वर्सेस घरेलू नक्सलियों की लड़ाई चल रही है? क्या दोनों खेमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो रही है? बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बस्तर में नक्सली हिंसा के लिए सीपीआई माओवादी संगठन के महासचिव वसव राजू को दोषी ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, वसव राजू सीपीआई माओवादी संगठन के महासचिव हैं। यानी कि बस्तर के आईजी का कहना है कि 2018 में जब से वसव राजू ने संगठन की कमान संभाली है, तब से ये संगठन दिशाहीन हो गया है और नेतृत्वहीन हो गया है। यानी कि इसकी जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई है। और सुंदरराज ने ये भी आरोप लगाया है कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के नक्सलियों को बस्तर के निर्दोष और निहत्थे आदिवासी अब दुश्मन नज़र आने लगे हैं। बस्तर के अंदरूनी और अंतर्राज्यीय सीमाओं से सटे हुए जो इलाके हैं, यानी कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर लगातार पुल, पुलिया, सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से वसाव राजू, सुजाता, हरिभूषण, गणेश उइके, रामचंद्र रेड्डी जैसे बाहरी नक्सली नेताओं में डर और घबराहट है। आईजी बस्तर एक मिसाल भी देते हैं कि जिस तरह से चीन में सत्ता पर काबिज रहने के लिए माओ त्से तुंग ने 1954 से 1976 के बीच लाखों नागरिकों का कत्ल करवाया, उसी तर्ज पर दंडकारण्य में जन आधार खो रहे नक्सली, और इसमें बाहरी नक्सलियों की बात वो करते हैं, उनके नेता अब स्थानीय आदिवासी कैडर हिडमा, पापाराव, देवा, विनोद, मनीला, जगदीश जैसे नक्सली लीडर्स का इस्तेमाल कर आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तेलुगु नेतृत्व यानी कि आंध्र प्रदेश के जो ये नक्सली लीडर्स हैं, उनके इशारे पर स्थानीय नक्सली आंख मूंद कर अपने ही समाज के निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। ये सब कुछ कहना है आईजी बस्तर सुंदरराज पी का। अब सुरक्षा बलों ने इसका तोड़ भी निकाला है। माओवादियों की घेराबंदी के लिए बीते कुछ सालों में जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जैसे कि मिनपा, तरेम, धर्मारम, गलमम, पोटाली, बोदली, कड़ेमेटा, सोनपुर, कोहकामेटा, कटगांव, कामतेड़ा, कोलेंग, ऐसे 24 जगहों पर फोर्सेस ने अपने कैंप्स खोले हैं। सुंदरराज जी का ये भी कहना है कि जनता की मांग के मुताबिक इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में जैसी उनकी डिमांड है, जैसी उनकी ज़रूरत है, उस हिसाब से प्रशासन मूलभूत सुविधाएं जो हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, उनकी स्थापना की जा रही है, उनको वहाँ पर बनाया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। और सुंदरराज पी ये दावा करते हैं कि शासन की अगर ये, यानी कि सरकार की ये योजना अगर कामयाब होती है तो कुछ ही सालों में, यानी कि चंद वर्षों में इस इलाके से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये बाहरी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? दरअसल 2005 से पहले तेलंगाना और आंध्र के ज़िलों में शामिल नालमाला के जंगल में माओवादियों के अभेद्य किले थे। यानी कि यहाँ पर आप नक्सलियों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। तब ये लोग पीपल्स वॉर के नाम से भी जाने जाते थे।
अभी दोस्तों छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में भी कुछ ऐसी स्थिति है जैसे नालमाला के जंगलों में हुआ करती थी, और यहाँ पर सुरक्षा बलों की पहुँच ना के बराबर है। अक्टूबर 2004 में आंध्र प्रदेश में नक्सलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे वाई.एस. चंद्रशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश में उनके साथ नक्सलियों की बातचीत शुरू हुई, लेकिन सिविल सोसाइटी ग्रुप में मतभेद हो गया और उसकी वजह से ये जो बातचीत हो रही थी, ये वार्ता जो थी वो टूट गई, विफल हो गई। लेकिन सुरक्षा बलों की नालमाला के जंगलों में एंट्री हो गई और उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा नक्सलियों को, और उनका जो दबदबा था वहाँ पर वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। वार्ता विफल होने का नतीजा ये रहा कि सुरक्षा बलों ने इस इलाके में नक्सलियों पर चौतरफा हमला बोला, और उसमें उनके तमाम बड़े नेता या तो पकड़ लिए गए या मार दिए गए। उसमें बहुत सारे वहाँ से भाग गए, उड़ीसा के बॉर्डर पर चले गए। उनमें अकी राजू, हरगोपाल या रामकृष्ण और सुधाकर जैसे नेता शामिल थे। इसके अलावा माधव, श्यामा महेश, मुरली, चंद्रमौली, प्रसाद पटेल, सुधाकर रेड्डी और अप्पा राव जैसे नक्सली नेता मुठभेड़ में मारे गए। इसके अलावा जो सेंट्रल कमेटी के दूसरे सदस्य थे उनको शहरी क्षेत्रों से पकड़ लिया गया, यानी कि इसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ उससे नक्सलियों को खासा नुकसान पहुंचा और उसके बाद ये आंदोलन काफ़ी कमज़ोर हो गया था। माओवादियों से 2004 में बातचीत के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले एक पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया कि 2004 से 2009 के बीच करीब 400 से ज़्यादा नक्सली मारे गए और इनमें कई बड़े नेता शामिल थे। और उसके बाद नतीजा ये रहा कि नालमाला के जंगलों को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से मुक्त करा लिया, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी आंध्र प्रदेश सरकार की। तो 2005 के बाद आंध्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और पुलिस अभियान में तेज़ी लाई गई और उसकी वजह से नक्सल गतिविधियों में लगातार गिरावट होती चली गई। इन इलाकों में जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई उसमें आदिवासियों के कल्याण के लिए आवासीय विद्यालय यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए, सभी पंचायतों में हेल्थ सेंटर्स खोले गए, सड़कों का निर्माण किया गया। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क जैसी जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मुहैया कराई गई। इन सब वजहों से माओवादी गतिविधियों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तगड़ा झटका लगा। तो आंध्र में नुकसान के बाद नक्सली अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए पूरा जोर छत्तीसगढ़ पर लगा रहे थे और लगा रहे हैं। माओवादियों की एंट्री छत्तीसगढ़ में 1980 के दशक में ही हो गई थी। उस समय नक्सली सिर्फ बफर जोन के तौर पर छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल करते थे, यहाँ के जंगलों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1990 के बाद से यहाँ पर सुरक्षा बलों के साथ उनकी टकराहट शुरू हुई और फिर मुठभेड़ लगातार बढ़ती गई। एक पूर्व नक्सली नेता हैं, उनका ये कहना है कि आंध्र और तेलंगाना के मुकाबले छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों को अपनी पकड़ बनाना काफ़ी सुविधाजनक रहा और यहाँ पर वो आसानी से सारी चीज़ें भी हासिल कर लेते थे। इसके अलावा स्थानीय आदिवासियों का सहयोग भी उन्हें मिलने लगा। उसके पीछे कुछ वजह ये थी कि यहाँ के आदिवासी पहले ही सरकार से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे और उसमें खनिज संपदा का जिस तरह से दोहन किया जा रहा था उससे आदिवासी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो इसको अपनी संपत्ति समझते हैं और इस वजह से जो टकराहट थी सरकार के साथ और उससे जो नाराज़गी थी आदिवासियों में, उसका फ़ायदा नक्सलियों ने उठाया और उनका समर्थन हासिल किया। एक वजह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पनपने की ये भी रही कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्य तेज़ किए, उस तेज़ी के साथ विकास कार्य छत्तीसगढ़ में नहीं हुए। यहाँ प्रशासन और जो डेवलपमेंट एजेंसियाँ थीं उनका रवैया सही नहीं था। भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे, भ्रष्टाचार के बहुत सारी शिकायतें आ रही थीं। आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ में करीब 3200 से ज़्यादा मुठभेड़ की घटनाएं हुई। गृह विभाग की रिपोर्ट को माने तो जनवरी 2001 से मई 2019 तक माओवादी हिंसा में 1002 माओवादी मारे गए, 1234 सुरक्षा बल के जवान मारे गए। इसके अलावा 1782 आम लोगों की भी मौत हुई।
इस दौरान 3,896 माओवादियों ने समर्पण भी किया। तो ये तो कहा जा सकता है कि लगातार जो कोशिशें सरकार की तरफ से चलती रहीं, उसका नतीजा भी देखने को मिला है। आत्मसमर्पण भी होते रहे, नक्सली मारे जाते भी रहे, तो वो भी दबाव में हैं, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी सरकार और सुरक्षा बल लाख दावे करें कि नक्सलियों का प्रभाव सिमट गया है, लेकिन सच ये भी है कि आज वो ज़्यादा संपन्न है। आज उनके पास रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल, इंसास, IED जैसे तमाम आधुनिक हथियार हैं। तकनीकी रूप से वो अब ज़्यादा दक्ष हैं, ज़्यादा स्किल्ड हैं। 2011 में सलवा जुडूम जब बंद हुआ, उसके बाद से उन्होंने बस्तर इलाके में और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू की। तो एक बड़ी वजह जो मजबूती की है नक्सलियों की, वो ये भी है कि स्थानीय आदिवासी भी इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल हैं। लेकिन जो बाहर के माओवादी नेता यहाँ पर आके बसे, उन्होंने एक अच्छी बात ये की कि जो स्थानीय संस्कृति थी उसको उन्होंने अपनाया, और उसके बाद वो जब घुल मिल गए तो उन्होंने अपनी सरकार चलानी शुरू की। स्थानीय आदिवासियों के लिए उन्होंने स्कूल बनाए, बैंक भी बनाए, सिंचाई की व्यवस्था की। तो ये सब जो कुछ ज़रूरतें थीं आदिवासियों की, वो नक्सलियों ने पूरी की। और उसकी वजह ये थी कि सरकारी जो कर्मचारी थे या अधिकारी थे वो इन लोगों के पास जाते नहीं थे, इसलिए माओवादी ही एक तरह से आदिवासियों के लिए सरकार थे। तो नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से लड़ाई के लिए यहाँ अपनी ज़मीन पूरी तरह से तैयार की, एक बेस बनाया, और उसी की वजह से ये लड़ाई अभी तक जारी है और सरकार उस पर काबू नहीं पा सकी है, कामयाब नहीं हो सकी है। 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चला था, उसमें भी कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं, क्योंकि अगर हुआ होता तो आज जो नौबत है वो नौबत ना होती। 2018 में जब भूपेश बघेल की सरकार बनी, तो उसके बाद से उन्होंने दावा किया है कि उनके शासनकाल में नक्सली घटनाओं में कमी आई है। लेकिन पिछले दिनों नक्सलियों ने 2 बड़ी जो वारदातें की, जिसमें 27 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए, उसने तो एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है, ये कहा जा सकता है। जो बीजापुर में अटैक हुआ था सुरक्षा बलों पर, उसका मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर हिडमा को माना जाता है। तो अब सवाल है कि क्या हिडमा और बसव राजू के बीच किसी तरह का मतभेद है, किसी तरह की टकरार है, किसी तरह की कलह है। लोकल होने के कारण इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हिडमा का प्रभाव इस इलाके में ज़्यादा होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए आंध्रा मॉडल पर ही काम कर रही है, जिसमें विकास के साथ साथ पुलिस का क्रैकडाउन, ये दोनों चीज़ें चलाई जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यही है दोस्तों कि ये अभियान भी तभी सफल होगा जब गरीब पिछड़े आदिवासियों का भरोसा जीतने में सरकार और प्रशासन कामयाब होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार जिस नीति पर चल रही है उससे क्या आने वाले कुछ वर्षों में नक्सलवाद को ख़त्म किया जा सकेगा या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।